हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख आज 27 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज द हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा होम एंड अब्रोड। इसके बाद हम देखेंगे टर्निंग इनवर्ड। Then we will discuss pitching India as a signature destination, and in the last we will discuss putting power back in the hands of people. चलिए वन बाय वन चारों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी इसमें हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है होम एंड अब्रोड, देश और विदेश। If India is to unite polarized nations, it must bring divisive forces under control. अगर भारत को ध्रुवीकृत देशों को एकजुट करना है तो उससे विभाजनकारी ताकतों को नियंत्रण में लाना होगा। आर्टिकल में बात हो रही है अभी संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली में डॉक्टर एस जयशंकर जी का ऐतिहासिक भाषण होता है, जिस पर ये भारत प्राचीन, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को तलाशते हुए और वैश्विक जो अभी वर्तमान स्थिति चल रही है उस पर इन्होंने गंभीर टिप्पणी किया है। बेसिकली आर्टिकल में इस बात की भी बात हो रही है कि डॉक्टर एस जयशंकर के भाषण में यूक्रेन का जिक्र आता है, कोविड पैंडेमिक का जिक्र आता है, इससे विश्व को कैसे आगे बढ़ाना है, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, जबकि एक बार भी नहीं ये पाकिस्तान का नाम लेते हैं और नहीं चीन का नाम लेते हैं। हालांकि बिना नाम लिए चीन के बारे में ये बात ज़रूर कहते हैं, खिंचाई करते हुए, कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो यूनाइटेड नेशन में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती हैं और जो आतंकवादियों को बचा रही हैं। आगे आर्टिकल में बात हो रही है अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का रिसेंट में अभी स्टेटमेंट आता है कि युद्ध का ये दौर नहीं है, उसी बात को डॉक्टर जयशंकर आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि भारत किस तरफ खड़ा है। अक्सर इसे सवाल पूछा जाता है जब रूस और यूक्रेन की बात आती है कि भारत रूस की तरफ है अथवा भारत यूक्रेन की तरफ है, तो एस जयशंकर जी का संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर जवाब दिया जाता है कि भारत शांति की तरफ खड़ा है। और साथ ही साथ में डॉक्टर जयशंकर ने दुनिया भर में किस तरीके से फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस तरफ भी विश्व का ध्यान खींचा। आगे ये बात दोहराई जा रही है आर्टिकल में कि लगातार जो एक तरफ यूएस और ईयू के साथ मिलकर रूस को अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं ऐसे में अभी हाल में पुतिन द्वारा एक स्पीच के दौरान में ये बात कही जाती है कि रशिया अब सभी प्रकार के जो हथियार हैं उनके इस्तेमाल को विचार कर रहा है, जिसमें जो न्यूक्लियर हथियार हैं उसकी भी बात होती है। और साथ ही में ऐसे समय पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जी का भी एक मत सामने आता है, जिस पर वो कहते हैं कि जो रूस की गीदड़ भभकियों से नहीं डरना चाहिए, यूक्रेन पूरी तरीके से तैयार है रूस को जवाब देने के लिए, और इवेंचुअली जो दुनिया भर से जो भी मदद यूक्रेन को मिल रही है, हथियार वगैरह, उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में रशिया को और ज़्यादा पनिश करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर दोनों देशों का इस समय जो रवैया है उससे युद्ध बहुत जल्दी समाप्त होते हुए नहीं दिख रहा है। आगे अब जब नए भारत की बात होती है, जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर जी कहते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन में वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पंचामृत जो प्रण आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से लिया गया था, जिसमें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का भी शपथ है कि बात को यूनाइटेड नेशन में दोहराते हैं। अब आगे इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि भारत वैश्विक पटल पर अब और वृहद जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हो चुका है। डॉक्टर एस जयशंकर जी भी इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और जिस तरीके से जो वैश्विक दक्षिण है, ग्लोबल साउथ, उस
कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाती है तो जो असमानता दिखता है उस इनजस्टिस को अब मिटाने का समय आ चुका है। और अगले साल निश्चित तौर पर जब भारत G20 समिट को होस्ट करेगा तब भारत की शक्तियों का भी टेस्ट होने वाला है। किस तरीके से भारत, क्योंकि G20 में रूस भी आएगा और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन भी शामिल होने वाले हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर डिफरेंट पोल्स के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अथवा भारत, जैसा कि डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा था कि भारत एक सेतु की तरीके से कार्य कर सकता है डिफरेंट जो ओपिनियन वाले राष्ट्र हैं उनके बीच में। इसको भी देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से भारत अपने दायित्वों को निर्वहन करता है। अगले आर्टिकल की बात कही जा रही है। अगला आर्टिकल है टर्निंग इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ना। इन यूरोप फार राइट इज स्टेपिंग इनटू पब्लिक डिसग्रंटलमेंट विद द एस्टेब्लिशमेंट। यूरोप में धुर दक्षिणपंथी प्रतिष्ठान के साथ सार्वजनिक असंतोष में दोहन कर रहे हैं। एक नए तरीके का ट्रेंड पूरे यूरोप में देखने को मिल रहा है। यूरोप में जो एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिक्स, उसकी तरफ लोगों का काफ़ी झुकाव देखने को मिल रहा है। और अभी सबसे नई कड़ी इसमें देखी जा रही, जिस तरीके से इटली में जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की अगली प्रधानमंत्री होने जा रही है। इटली के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री भी होंगे और इनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। अब चूंकि ये भी बात कही जा रही है कि किस तरीके से जो लोगों का असंतोष है, चूंकि अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आर्थिक जो मंदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो आम नागरिक है उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो रूस यूक्रेन का युद्ध जो खिंच रहा है, उससे पूरे यूरोप पर आम आदमी उस युद्ध का जैसे बोझ झेल रहा हो। और जिस तरीके से अभी सर्दियां जब आएंगी तो ऐसे में जो एनर्जी क्राइसिस है वो और भी ज़्यादा बड़ा होते हुए दिखेगा। और ऐसे ही जो भावनाएं होती हैं उनका दोहन जो धुर दक्षिणपंथी पार्टियां होती हैं, एक्सट्रीम राइट विंग पार्टियां होती हैं, वो उसका इस्तेमाल करती हैं। और इसी के तहत में इटली में देखने को ऐसा मिल रहा है। इटली के अलावा बात करें तो फ्रांस की भी बात करते हैं, जहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शनशिप जब होता है तो मरीन ले पेन इनको 41.5% वोट मिलता है। हालांकि जीत इमैनुअल मैक्रोन साहब की होती है, पर इतना बड़ा वोट इनकी पार्टी को मिलना, मैरिन ले पेन इनकी पार्टी को मिलना बहुत कुछ सोचने पर विवश कर देता है। इसके अलावा स्वीडन की भी जब बात होती है तब वहां पर जो सोशल डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं मैगडेलेना एंडरसन, इनको वोट से पूरी तरीके से बेदखल वहां की जनता कर देती है सत्ता में आने से। और इनके एवज में जो कट्टर जो दक्षिणपंथी दूसरी पार्टी है स्वीडन डेमोक्रेट, वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरती है। अब इन सब के बीच में इटली की चूंकि बात हो रही, इटली में जब ये पार्टी है जो ब्रदर्स ऑफ इटली कहला रही है, वो नौ फासीवाद विचारधारा से प्रेरित है। और अब ऐसे में मुसोलिनी जो 1945 में इटली में शासन करते थे, उनके बाद अब ये पार्टी सत्ता में आने जा रही है। इस पार्टी के विचारधारा की अगर बात करें तो एंटी इमिग्रेंट इनकी विचारधारा में शामिल है। इसके अलावा जो कठोर राष्ट्रवाद है उसको इनका समर्थन मिलता है, साथ साथ में संरक्षणवाद की तरफ इनका ध्यान होता है। और जो यूरोप केंद्रित एक विचारधारा यह पार्टी प्रेषित करती है। अब चूंकि अभी कुछ समय पहले जब ड्रैगी इनकी पार्टी सत्ता में थी, ड्रैगी साहब की पार्टी थी, तो चाहे वो दक्षिणपंथी हो अथवा जो लेफ्टिस्ट पार्टी हो, सभी ने एक स्वर में इनका सपोर्ट किया था, क्योंकि इनकी पार्टी प्रो बिजनेस, प्रो
ब्रुसेल गवर्नमेंट थी, जिस तरीके से वहाँ पर इटली में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सके। किंतु जो मेलोनी जी की पार्टी, जॉर्जिया मेलोनी जी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली, ये एकमात्र ऐसी पार्टी बनी रही थी जो इनका विरोध कर रही थी। और चूंकि अभी वर्तमान में जो रशिया और यूक्रेन के वार के चलते जो आम नागरिक हैं उनका जो जीवन स्तर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो काफ़ी ज़्यादा वो आम जो नागरिक है उसको झेल रहे हैं। और ऐसे में आंतरिक तौर पर सामाजिक विभाजन भी साफ देखने को मिल रहा है। और जब आर्थिक तौर पर इटली थोड़ा सा संकट में पड़ता है, तब जो ड्रैगी एडमिनिस्ट्रेशन था वो पीछे हो जाता है और जो पूरा देश है वो चुनाव में ढकेल दिया जाता है। और ऐसे में सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है? मेलोनी जी की पार्टी को मिलता है। अब चूंकि जो धुर दक्षिण विचारधारा वाली पार्टी, अब इटली की बात करते हैं तो ब्रदर ऑफ इटली, इनका जो राइज हो रहा है ये पूरे यूरोप में एक अलार्म की तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि अब ज़्यादातर पूरा यूरोप की एक के बाद एक बहुत सारी जो देश हैं वो धीमे धीमे आर्थिक संकट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जो ऊर्जा संकट से यूरोप उसको सामने झेल रहा है और सर्दियों में ये और गंभीर होंगे। जो युद्ध है लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में अगर जो सरकार है वो जो किसी भी तरीके से जो आर्थिक स्थिरता लाने में विफल होती है, तो निश्चित तौर पर जो धुर दक्षिणपंथी पार्टियां हैं वो ऐसे में अब जो पूरा मोमेंटम उनको हाथ मिल रहा है, जो एक सार्वजनिक असंतोष का माहौल बन रहा है देश में, उसका सबसे बड़ा फायदा धुर दक्षिणपंथी पार्टियां उठाएंगी और ज्यादातर देशों में वो सत्ता में काबिज होते हुए दिख सकती हैं। अगले आर्टिकल की अब बात होगी। अगला आर्टिकल है भारत को एक हस्ताक्षर गंतव्य के रूप में पिच करना, पिचिंग इंडिया एज अ सिग्नेचर डेस्टिनेशन। आर्टिकल में बात हो रही है अभी इस महीने की शुरुआत में धौलाधर पहाड़ियों में एक मीटिंग होती है टूरिज्म मिनिस्टर्स की। जो राज्य के जो डिफरेंट स्टेट्स के टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग होती है। और सभी का जो मीटिंग का मोटिव रहता है कि किस तरीके से भारत में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना। और जो मीटिंग से आउटकम होता है उसको धर्मशाला डिक्लेरेशन अथवा धर्मशाला घोषणा पत्र कहा जा रहा है। बेसिकली इसमें बात हो रही है कि इस घोषणा पत्र के कोर में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान भी दिखता है, जिसमें जो डिफरेंट गवर्नमेंट जो अप्रोचेज होता है, विभिन्न जो सरकारी तंत्र होता है, एकजुट मिलकर एक अपनी ऊर्जा को एक साथ सिंक्रोनाइज करके लक्ष्य की को दोहन करने की तरफ आगे बढ़ना होता है। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि सभी को, अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, घरेलू टूरिज्म की बात करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति ये प्रण करे कि 15 डेस्टिनेशन वो साल में घूमेगा घरेलू टूरिज्म में। किंतु कोविड जब 19 आता है तो ये पूरी जो अपील रहती है वो धराशायी हो जाती है। किंतु अभी स्थितियां नॉर्मलाइज की तरफ बढ़ रही हैं और 27 सितंबर जो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसे में धर्मशाला जब घोषणा पत्र आता है वहाँ पर भारत की भूमिका के बारे में बात हो रही, किस तरीके से जो वैश्विक जो टूरिज्म है उसमें भारत के रोल को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और जो अभी धीमे धीमे जो स्थितियां सामान्य की तरफ बढ़ रही हैं उसको अपने सकारात्मक जो टूरिज्म की तरफ किस तरीके से मोड़ा जा सके। अब इसमें कई स्ट्रेटेजी की तरफ भी जो हमारा टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो भी काम कर रहा है कि जिस तरीके से जो लोग हैं उनको मोटिवेट किया जा सके, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, जिससे कि भारत का जो सांस्कृतिक, नेचुरल और जो आध्यात्मिक सौंदर्यता है उसको एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत और ज़्यादा इसको लोगों के बीच में इसकी पहुंच बनाई जा सके। इसके साथ ही साथ में जो मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री की बात हो रही है, वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर
कई ऐसे भारतीय मिशन को भी आइडेंटिफाई कर रही है जो विदेशों में चल रहे हैं, जिससे कि और ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको भारत में आकर्षित किया जा सके। अब आगे, चूंकि जो टूरिज्म कोविड-19 जब आता है तो बहुत जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पर्यटक और पर्यटन क्षेत्र सबसे ऊपर आता है। सरकार द्वारा कुछ इसको क्रेडिट बेनिफिट भी दिया जाता है इस क्षेत्र में, जहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, ट्रैवल टूरिज्म सब कुछ आता है। अब इसमें अभी ड्राफ्ट, जब नेशनल टूरिज्म पॉलिसी की बात होती है तो एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तहत, जिसमें कि किस तरीके से जो पर्यटन है उसको और बूस्ट दिया जा सके। अब इसमें चूंकि भारत की बात करें तो हमारी परंपरा में गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक सबने जो प्रकृति है उसके साथ संबंध बनाते हुए, प्रकृति के साथ एक बैलेंस बनाते हुए जीवन जीने की बात कही है। और यही जो राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन है वो भी इसी तरफ इंगित करता है कि किस तरीके से जो भारत में जितने भी नेचुरल ब्यूटी हैं उनको टूरिज्म की तरफ एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में बदला जा सके। अब ऐसे में जो हमारी राष्ट्रीय पर्यटन जो पॉलिसी आ रही है उसका एक एम ये है कि भारत में जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, इनोवेशन बढ़ रहा है, तकनीक है, उनका सहारा लेकर एक नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन के तहत में इसको बढ़ाया जा सके। और जो हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल मिशन है, इनको भी जो डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उनको एक मिशन के तहत में इनको प्रॉपर इनकी स्किलिंग पर भी ध्यान दिया जा सके। साथ ही साथ में जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको जो सरकारी, सार्वजनिक और जो निजी उपक्रम होते हैं सबके साथ में निजी, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जाए। और ऐसे में जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिल रही है तब पूरा एक साल इस साल के अंत में दिसंबर से लेकर अगले साल नवंबर तक में भारत में 200 देशों से लगभग कई सारे डेलीगेशन आने वाले, 200 मीटिंग भारत होस्ट करेगा, जिसमें 20 देशों से और प्लस यूरोपियन यूनियन से बहुत सारे जो डेलीगेट्स होते हैं, टॉप लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, वो मीटिंग में आएंगे। और ऐसे में भारत में जो पहले से अतिथि देवो भव की भावना है उसको हम और ज़्यादा हार्निश्ड और ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हुए अपने देश की छवि को एक इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्टिव टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में और ज़्यादा हम उसको फोकस कर सकते हैं और ज़्यादा उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब आगे ये भी बात कही जा रही है आर्टिकल में कि भारत जो कि सांस्कृतिक तौर पर हम अपने जो सांस्कृतिक हमारी विरासत है उसको हम पूरी दुनिया के साथ में एक हमको मंच मिल रहा है, G20 के रूप में जो मंच मिल रहा है उसको हम इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शन कर सकते हैं। और ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है वो दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है किस तरीके से जो अतिथि आएंगे उनको जो ट्रैवलिंग ईज दिया जा सके, ट्रैवल फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके, जो एयरपोर्ट हो या दूसरे जो साधन हो वहाँ पर सब कुछ सुलभ बनाया जा सके। और लास्ट में ये बात कही जा रही है कि अभी कुछ महीनों की बात कर रहे हैं तो जो कोविड ने जितना नुकसान पहुंचाया था, धीमे धीमे वापस टूरिज्म शुरुआत हो रहा है, लोग वापस घर से बाहर निकल रहे हैं और टूरिज्म फिर से जो पेंडेमिक से पहले के लेवल था वहाँ पर अब आने की तरफ उस ट्रेंड को आगे बरकरार वो रख रहा है। और ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के मध्य तक हम पेंडेमिक आने से पहले जिस तरीके से टूरिज्म था उसको हम प्राप्त कर लेंगे। 2030 तक ये अनुमान है कि भारत में जो पर्यटन है वो 7% से 9% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ करेगा और इससे $250 बिलियन हम अपने जीडीपी में पर्यटन से कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें कि 140 मिलियन जॉब होगी इस सेक्टर से रिलेटेड और फॉरेन एक्सचेंज में लगभग 26 बिलियन जुड़ेगा। अब चूंकि जो टूरिज्म होता है, पर्यटन होता है, वो देश की जो सॉफ्ट पावर होती है उसको भी
इन्हांस करता है और किस देश की सॉफ्ट पावर कितना मजबूत होता है, उस देश में टूरिज्म उसके अनुपात में भी बढ़ता और घटता रहता है। और ऐसे में G20 हमको एक बहुत बड़ा मंच मिल रहा है जहां पर हम अपने देश की जो सॉफ्ट पावर है, कल्चरली, नेचुरली और साथ साथ में स्पिरिचुअली, इन सभी को इस मंच पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हुए वैश्विक जो पर्यटन है, वैश्विक जो पर्यटक है, उनको और ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। और जिससे कि 2047 तक विश्व के सबसे बेहतर जब पर्यटन क्षेत्रों की बात हो, पर्यटन गंतव्यों की जब बात हो, तो भारत का नाम भी उनमें शुमार। अब बात करते हैं आज के अंतिम आर्टिकल के, पुटिंग पावर बैक इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, सत्ता को जनता के हाथों में वापस लाना। With a crisis of representation, tottering democracies can be brought to life with the crucial role of referendum और direct democracy। प्रतिनिधित्व के संकट के साथ जनमत संग्रह या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ लोकतंत्र को जीवंत किया जा सकता है। आर्टिकल में बात हो रही है कि जो लोकतंत्र है उस पर बहुत सारे जो संकट आते रहे हैं इतिहास की अगर बात कही जाए, वर्तमान की बात कही जाए, तो उसमें उनका जिक्र शुरुआत के आर्टिकल में किया जा रहा है, जिसमें से कि जो ऐतिहासिक तौर पर कई सीख मिलती हैं। इसमें जो कई जो रेशियल तौर पर जो हत्याएं भी की गई हैं, जेनोसाइड किए गए हैं, इन सब के बाद भी आगे अब ये बात कही जा रही है कि किस तरीके से जो लोकतंत्र का मुखौटा करके जो भूख है, बीमारियां हैं, ये कई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बढ़े हुए हैं। इन सब के अलावा जो बहुलवाद की समस्या देखने को मिलती है, जब आर्थिक जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो ऐसे में जो लोकतंत्र के प्रति लोगों को वापस सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या जो सत्ता है या लोकतंत्र का जो वर्तमान स्वरूप चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अब चूंकि इसमें यह भी बात कही जा रही है, जब हम अपने आसपास देखते हैं तब ऐसा हमको देखने को मिलता है, एक उम्मीद लगती है या कि भविष्य बेहतर होगा, एक बेहतर दुनिया में हम लोग रहेंगे। और जब ऐसा स्वप्न लोग देखते हैं तो उसमें किसी भी तरीके के दमन की बात नहीं होती है, और जो डर है, दमन है, इस चीज़ों से दूर रखा जाता है। साथ में जो बहुलवादी जो पॉलिटिक्स होती है, उनके बीच में जो शक्ति और सत्ता है उनका संकेंद्रण न हो, ऐसी सपना जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वो लोग हमेशा देखते हैं। आगे इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आज के समय में जो लोकतंत्र पर संकट है, इसके बादल पहले से कहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज कई जगहों पर यह भी देखा जाता है कि जो सत्ता है वो पूरी तरीके से केंद्रीकृत नज़र आती है। जब विदेश नीति की बात आती है तब वो उसमें जो आम नागरिक है, जनता है, उनके मतों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। इन सब के अलावा मीडिया पर पूरी तरीके से केंद्रीय जो सत्ता रहती है उसका कंट्रोल देखने को मिलता है। और जब आर्थिक नीतियों की बात करें तो जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, ऐसा लगता है कि उनका शिकंजा उस पर जकड़ चुका है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जो भी लोकतंत्र के विपरीत जो एक्शन हो रहे हैं उनको उससे उजागर करना, और क्योंकि जो राजनीतिक तौर पर जो नेतागढ़ लोग हैं वो कभी ऐसा नहीं करने वाले हैं। चूंकि अब ये जो समय है, संकट का समय चल रहा है, जिसमें कि दुनिया भर में जो लोकतंत्र है वो विफल अथवा उस पर संकट और ज़्यादा गहराता देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सॉल्यूशन की बात अगर कही जाए तो सबसे जो बड़ा सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात हो जाएगी, अथवा जो जनमत संग्रह या रेफरेंडम की बात होती है, इससे जो लोकतंत्र है बेसिकली वो आम आदमी के पास लोकतंत्र की शक्ति वापस जाते हुए दिखेगी। और इन सब के साथ में जो लोग हैं उनको, नेतागण जिनका चुनाव किया जाता है, वो
काफ़ी समझदारी पूर्वक से लोग द्वारा चुनाव भी करना चाहिए, और जिनका चुनाव हो वो भी समझदार हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो। और अगर ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र का सही समय पर अगर लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जाएगी तो पूरी जो मानव जाति है उसके एग्जिस्टेंशियल पर भी सवाल और संकट दोनों खड़ा हो जाएगा। इन सब के बीच में एक स्टेटमेंट आता है 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट, जिसको कि G7 और 4 जो इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज थे उनके द्वारा साइन होता है। इसमें बात कही जा रही है कि लगातार किस तरीके से जो आज के समय में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उनके स्तर में लगातार गिरावट होती जा रही है, और जो सभी तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि न्यूट्रल रहना की ज़रूरत होती है, वो भी जो सत्ता है उसके नज़दीक दिखते हैं, और ऐसे में निश्चित तौर पर अपने मूल्यों से समझौता कर बैठते हैं, और जिस पे कि जो एज अ गार्ड ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन ओपिनियन इन सब का जो निर्वहन करना चाहिए था उस पर समझौता होता है। और जो ज़्यादातर एक जो लोकतंत्र है वो धीमे धीमे उनका जो झुकाव है या वो अपने जो स्वभाव है उनको बदलते हुए और ज़्यादा लोकतंत्र में हिंसा का स्थान बढ़ता जा रहा है, दमन का स्थान बढ़ता जा रहा है, जो कि अगर कायदे से देखा जाए तो लोकतंत्र में इनका कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। और इस सब के बाद ये बात कही जा रही है कि बेसिकली सही तब हो पाएगा जब जो भी नीतियाँ बनती हैं वो लोकली जो भी नीड हो उसको ध्यान में रखा जाए, उनकी क्या समस्या है और किस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, इन सब को दूर करने की आवश्यकता मिलेगी। और साथ में जो लोग हैं उनके जो फ्री स्पीच है इसको मजबूत बनाया जाए, जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, B.R. अंबेडकर ने 1949 में संविधान सभा में कहा था कि जब हम राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो कभी भी स्थापित नहीं हो पाएगा जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाए। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं उनको दूर करना चाहिए। इस सब के साथ में जो दुनिया भर से जो ट्रांसफॉर्मिस्ट हैं वो ऐसी विचार रखते हैं कि जिससे कि जो सामाजिक न्याय, ह्यूमन राइट की बात हो, वैश्विक ह्यूमन राइट हो, रूल ऑफ लॉ की स्थापना हो और एंटी वॉर मूवमेंट जो कि ग्लोबली चलाए जा सके, इन सब को अगर एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जा सके तभी दुनिया भर में जो लोकतंत्र है जिसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है उसको संभाला जा सकेगा। अंत में होवर्ड जिन की बातों से ये आर्टिकल ख़त्म किया जा रहा है, जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कि जब संकट का समय आता है ऐसे समय पर आशावादी बने रहना बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा रुमानियत जैसा कदम होगा। और इसमें ये बात कही जा रही, जब मानव इतिहास की बात होती तो ये इतिहास सिर्फ और सिर्फ क्रूरता से भरा हुआ नहीं है, बल्कि क्रूरता के अलावा प्रेम, सद्भाव, त्याग और जो काइंडनेस जैसे भावना है, इनसे भी ये मानव का इतिहास बना हुआ है। और ऐसे में ये लोगों की शक्तियां ही हैं, और यदि वो सीधे तौर पर जो सत्ता है उसके सीधे सत्ता के साथ अगर वो खड़ी हो जाती है, प्रत्यक्ष रूप से सत्ता के सामने खड़ी हो जाती है, एक साथ कलेक्टिवली जो राज्य है, तभी जाकर जो पूरी दुनिया में जो लगातार लोकतंत्र के गिरते हुए स्तर की समस्या सामने आ रही है, जिसको कि जो सत्ताधारी जो पार्टियां होती हैं उस मनमाने तरीके से अपने तरीके से लोकतंत्र को चला रही हैं, इस पर लगाम लग सकेगी। और इस लगाम को लगाने के लिए जनमत संग्रह या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।